नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब सारे मज़े कर रहे होंगे। आज क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 6 की, जिसका शीर्षक है घन और घनमूल। और इसमें हम आज मुख्य रूप से बात करेंगे प्रश्नावली 6.2 की। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की। लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का हमें घनमूल जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ को ज़रा ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ बच्चों कि घन का जो आयतन है वो दिया हुआ है हमें, ध्यान से मुझे सोच कर बताना, 125 घन सेंटीमीटर। ये हमें एक घन का आयतन दिया हुआ है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए कि इस घन का, जिसका आयतन मैंने आपको बता दिया है, इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी, तो आप कैसे से हल करेंगे? आप मुझसे यही कहेंगे ना कि सर इस घन की जो भुजा की लंबाई है उसको अगर हमें ज्ञात करना हो तो हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी जिसका घन 125 होना चाहिए। यानी उसी संख्या का, मान लेते हो x है तो उसी का गुणा फिर x में करेंगे, फिर एक और बार x में करेंगे, तब आएगा 125 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना होगा। तो जैसा कि आपको पता है बच्चों कि वर्गमूल जब हम किसी संख्या का ज्ञात करते थे तो वर्ग करने की जो संक्रिया होती है ना, वर्ग करना मतलब क्या होता है? गुणा करना। तो उसी की ठीक विपरीत होती है कौन सी? वर्गमूल ज्ञात करने की प्रक्रिया है ना। वर्गमूल जो है वो वर्ग का विपरीत होता है। इसी प्रकार से जो घनमूल है, जिसको आप अंग्रेजी में क्यूब रूट भी कहते हैं, उसको हम अगर घन जिस तरह से ज्ञात करते हैं ना, संख्या में संख्या का गुणा करके फिर उसी संख्या का गुणा करके, उसकी पूरी विपरीत प्रक्रिया है। जैसे कि मैं आपको वो सरल भाषा में बताता हूँ, समझिएगा। अगर हमें ये बात तो बहुत अच्छे से पता है कि अगर 2 का घन हम बताएं तो कितना होगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना। इसीलिए तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगर बात करेंगे 8 का घनमूल बताइए कितना होता है, तो आपको कहना पड़ेगा कि 8 का घनमूल होता है 2। मूल, घन का मूल यानी मूल संख्या की बात हो रही है। घन तो ठीक है 8 है, अब मूल संख्या क्या है? उसमें 2 है, क्योंकि 2 का ही घन क्या है? 8 है। इस तरह से इसे आप सरल भाषा में समझिएगा। तो इसे अगर सांकेतिक भाषा में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 8 का घनमूल, ऐसा करनी के अंतर करनी घात 3 लिखना पड़ेगा, 8 की बराबर से 2 लिखते हैं। ये हल हो गया हमारा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों कि घनमूल से तात्पर्य क्या है। ठीक है, तो अब हम बिल्कुल बिना देर किए क्या करते हैं, हमारी जो प्रश्नावली है उसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो मैं 1 मिनट इसको यहाँ पे रफ कर देता हूँ और अब हम प्रश्न क्रमांक 1 को हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि हमें अपने यहाँ पे अपनानी है ना। तो उसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहला उत्तर में सबसे पहला प्रश्न हल करते हैं। लिखता हूँ मैं आपके सामने, जो दिया हुआ है 64, है ना। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसका जो है यहाँ पर हम गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो 2 से होगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छींग 12, 2 आठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, है ना। तो अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अगले स्टेप में कि आप चूँकि घनमूल निकाल रहे हैं ना 64 का, तो इसकी करनी घात 3 लिखी आपने और बराबर से अब आपको यहाँ पे इस तरह से लिखना पड़ेगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अब ये आपने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद में अब आप इसको हल कर दीजिए बड़ी सरलता के साथ में। किस तरह से हल हो जाएगा ये? यहाँ से अब हमें बाहर निकालना है संख्या, है ना। तो एक ये और एक ये, 3, तो एक संख्या बाहर आ जाएगी 2 गुणा 2, एक पेयर बाहर आ गया, जिसका अर्थ होता है कितना? 4। तो ये जो है आपका उत्तर हो गया यहाँ पे। इस तरह से पहला वाला प्रश्न हमारा हो गया है। ठीक है, अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है 512। तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे हम। बहुत ही सरल प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं बच्चों, 512। तो बस इसके लिए भी हमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे हमें 512 और अब हम
यहाँ पे जो है इसको हल करते हैं 512 के लिए। तो पहले तो 512 तो 2 से ही जाएगा, है ना, 256 बार। फिर इसके बाद में 2 से फिर चला जाएगा 128 बार। फिर 2 से चला जाएगा 2 छिंग 12 2 चौका 8 64 बार। फिर 32 बार। फिर 16 8। फिर उसके बाद में 4 2 1, है ना, 9 बार यहाँ पे जो है हमें 2 देखने को मिल गया। तो हमें कुछ नहीं करना है, लिख देंगे ये हमने यहाँ पे इसे लिख दिया। अब आप देखेंगे 3 जोड़े बन गए, तो एक जोड़ा हम यहाँ पे बाहर लिख लेंगे इस तरह से। और आप जानते हैं कि इसका जो हल होता है वो होता है कितना, 8, है ना। 8 आ गया बच्चों। तो बड़ी सरलता के साथ में हमने हमारा जो दूसरा प्रश्न था उसको भी हल कर लिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बच्चों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो है वो हमारा क्या है, 10,648। चलिए इसे हल करते हैं 10,648 को। कई बार क्या होता है बच्चों, संख्या जितनी बड़ी दिखाई देती है ना, वास्तव में उसका हल उतना बड़ा नहीं होता। जैसे मैं भी आपको बताता हूँ, आप इस प्रश्न से समझ जाएंगे। 10,648। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों कि 10,648 को जब हम अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करने का प्रयास करेंगे तो आप जानते हैं कि सबसे पहले तो हम इसे 2 से ही काटेंगे, है ना, क्योंकि इसका जो इकाई का अंक है वो एक सम संख्या है, 8 है ना। तो 2 से इसमें भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे जो 5,324 आया है, यहाँ पे भी जो इकाई का अंक है वो 4 है, जो कि एक सम अंक है। तो ये भी 2 से पूरी तरह विभाजित संख्या हो जाएगी। 2 दूनी 4, 2 छिंग 12 और फिर उसके बाद में 2 छिंग 12, 2 दूनी 4। ये भी फिर से 2 आ गया, है ना। तो 1 3 3 1। अब हमें सोचना होगा कि अब इसमें जो है कौन सी संख्या से भाग जाएगा 1331 में, है ना। तो 7 से देखते हैं। 7 एकम 7 और फिर उसके बाद में 6 बच जाएगा। 7 नम 63, फिर भी 1 बचेगा, 7 से नहीं जाएगा। तो फिर 11 से देखते हैं। 11 एकम 11, फिर दूनी 22 और 11 एकम 11। ठीक है, 121 आ गया। आप जानते हैं कि 11 में 11 का गुणा करेंगे तो फिर 121 मिल जाएगा और 11 एकम 11। तो 2 जो है 3 बार है और 11 भी 3 बार है ना। तो एक जोड़ा तो आपका यहाँ पे 2 का बन जाएगा और एक जो है वो 11 का बन जाएगा। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 का एक जोड़ा गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 एक जोड़ा, ये हो गया। इस तरह से ये जो है बच्चों पूरी तरह से हल हो गया हमारा। अब देखिए हमें क्या करना है, 2 गुणा 11 जानते हैं कितना आ जाएगा, 22। और यही जो है हमारा उत्तर है। यानी अगर आप 22 का घन निकालेंगे तो वो 10,648 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें ये सारे प्रश्न एक एक करके हल करने हैं बच्चों। बहुत ही सरल है, मुझे उम्मीद है। देखिए क्या होता है ना, कई बार जब हम गणित करते हैं ना तो हमें लगता है दूर से कि अरे कितने प्रश्न हैं, कितने कठिन होंगे। लेकिन यकीन मानिए जब हम हल करने बैठते हैं तो हमें चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा सरल और आसान प्रतीत होने लगती है ना। बस ज़रूरत होती है तो किस चीज़ की, उसे हल करने की, है ना। ठीक है, अब हम चौथे प्रश्न पर आते हैं बच्चों। चौथा प्रश्न हमारा क्या है, लिखा हुआ है 27,000। ठीक है, अभी लिख देते हैं भाई 27,000, है ना। अब देखिए 3 शून्यों को अगर आप छोड़ दें 1 मिनट के लिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ना बच्चों कि जो 27 है, मुझे बताइए 27 किसका घन होता है। आप जानते हैं कि 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 आएगा और फिर 9 में 3 का गुणा कर देंगे तो 27 आ जाएगा। तो इसका ये तात्पर्य हुआ कि यहाँ पे 3 आएगा और चूंकि 3 शून्य है तो 3 शून्य के लिए हमें 1 शून्य लेना पड़ेगा, यानी वो संख्या जो है
वो 30 हो जाएगी। अब देखिए इसको हम विधिवत हल करते हैं, किस तरह से हल होगा ये। तो बस ये कुछ भी नहीं करना है, हमें यहाँ पे वही लिखना है जो अभी तक हम लिखते आए हैं, 27,000 की करनी घात 3। और इसके बाद में आप यहाँ पर बड़ी सरलता से जो है इससे अभाज्य गुणनखंड विधि जैसे हल कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 27,000 लिखना पड़ेगा एक बार। और चूंकि इकाई का अंक बच्चों क्या है, 0 है, जो कि एक सम अंक है, तो इसलिए हमें इसे सबसे पहले 2 से भाग देना होगा। तो 2 से भाग देते हैं हम इसे, तो ये हो जाएगा 13,500। फिर आप भाग देंगे, इसका आधा कर देंगे। 2 से भाग देने का मतलब आधा करना ही होता है, 6,750 हो जाएगा। फिर और एक बार आधार कर दीजिए, तो ये 3,375 हो जाएगा। अब इकाई का अंक 5 आ गया है बच्चों। तो अब देखिए 5 से पहले भी ना ये संख्या, जैसे 3 और 3 6 और 7 13 और 5 18, यानी ये 3 से भी विभाजित हो जाएगी। तो 3 1 1 2 9 6 3 5 15 1125 आ गया। फिर 3 से देके देखते हैं, आ जाएगा 375 बच्चों। फिर इसके बाद 3 से भाग देंगे, आ जाएगा 125। फिर 5 से भाग देंगे, आ जाएगा 25। फिर 5 से 5 और 1, तो 1 3 5 का, 1 3 का और 1 2 का, इस तरह से पेयर बन जाएगा। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, लिख देना है बस जो आया है। 1 जोड़ा 2 का, 1 जोड़ा 3 का और 1 जोड़ा 5 का, इस तरह से। तो बाहर क्या आ जाएगा, 2 3 और 5, 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 तिया 6 5 30 आ गया। देखिए मैं कह रहा था ना, बस इसी तरह से हमने इसे हल कर लेना है बच्चों। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हम चौथे प्रश्न के बाद में बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की, जो है हमारा 5वां प्रश्न। क्या है हमारा 5वां प्रश्न? लिखा है 15,625। चलिए इसे हल करते हैं बच्चों। तो मैं ये वाला मिटा देता हूँ यहाँ से, है ना, इसकी जगह पे हल कर लेते हैं। 15,625 भी हल हो जाएगा 5वां हमारा। ठीक है, तो अब इसे हल करने के लिए हमें वही करना होगा विधिवत। 15,625 की करनी घात 3 लिखेंगे और फिर यहाँ पे हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इसका हल निकालने का प्रयास करेंगे बच्चों। अब देखिए, आप जानते हैं कि ये जो संख्या है इसके इकाई के अंक में 5 है, तो 5 से भाग देते हैं। 5 तिया 15 और ये आ जाएगा इस तरह से 3,125। फिर इसके बाद में आप इसे 5 से भाग दीजिए, तो 5 छंग 30, 1 बचा, फिर 5 दूनी 10, फिर 2 बचा और 5 25। फिर 5 से भाग दे के देखिए, 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से देखिए 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से देखिए फिर 1, यानी 5 के 2 जोड़े बन गए यहाँ पे, है ना। कितने जोड़े बन गए? 2 जोड़े। 2 2 के अगर बात करें तो 3 जोड़े बन जाएंगे 2 2 के। तो 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 और 5 गुणा 5 से इस तरह से आपको बाहर निकालना होगा बच्चों। और जब आप इसे इस तरह से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणा 5, यानी उत्तर आ गया हमारे पास कितना? 25। यानी अगर 25 का गुणा 25 में और फिर उसका गुणा 25 में करेंगे तो 25 का घन हमें प्राप्त होगा 15,625, जिसका घनमूल है 25। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 5 के बाद में प्रश्न क्रमांक 6 करते हैं। क्या है प्रश्न क्रमांक 6? लिखा हुआ है 13,824। तो अभी हम इसे हल करते हैं। किस तरह से हल होगा ये, इसे मिटा देता हूँ मैं। 13,824 लिखा हुआ है, बड़ी आसानी से अभी हम इसे हल कर लेंगे। 13,824, तो 13,824 की करनी घात 3 हमें यहाँ लिखना है बच्चों। और उसके बाद में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, जैसे कि अभी हम करते आए हैं, हमें इसे हल करना होगा।
तो मैं लिखता हूँ 13,824। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इकाई का जो अंक है बच्चों वो 4 है, जो कि एक सम अंक है ना। तो ये सम अंक के साथ हम इसको हल करेंगे। तो लिखेंगे 2 × 12, फिर 1 बचेगा तो 2 × 18, फिर 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, फिर इकाई का अंक 2 आ गया। फिर से 2 से देते हैं, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, फिर इकाई का अंक सम अंक आ गया। फिर 2 से, है ना, तो 17 × 2 = 34 होता है, और 2 × 2 = 4, और 2 × 8 = 16। फिर 2 से देंगे, 2 × 8 = 16, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8। फिर से 2 से चला जाएगा ना, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4। फिर से ये भी 2 से चला जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12। फिर से 2 से चला जाएगा, 2 × 1 = 2, फिर 2 × 0 = 0, और 2 × 8 = 16। फिर 2 से चला जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, है ना। फिर 2 से चला जाएगा बच्चों, 2 × 2 = 4, और 2 × 7 = 14। अब ये 3 से जाएगा, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9, और 3 × 1 = 3। ठीक है, तो देखिए अब इसमें कितने जोड़े बन गए, 1 2 3 4, 4 जोड़े बन गए। 2 2 के 3 बने, और 3 का 1। तो चलिए इसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं आपके सामने। सबसे पहले तो 2 2 के 3 जोड़े, है ना, यानी 9 बार 2 लिखना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अब 3 बार 3 लिखना पड़ेगा। तो 1 2 3, इस तरह से इसकी करनी घात 3। तो अभी हो जाएगा 1 2 3 4, 2 × 2 × 2 × 3, है ना। तो हल करेंगे, कितना आएगा, 2 × 2 = 4, और 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24। 24 इसका उत्तर आ गया। तो बड़ी सरलता से हमने इसे भी यहाँ पे हल कर लिया है बच्चों, 6वें वाले प्रश्न को। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगला प्रश्न 6वें के बाद कौन सा दिया है। दिया है 7वां, है ना। लिखा है कितना, लिखा है 1,10,592। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। हल करते हैं हम इस प्रश्न को अभी बड़ी सरलता के साथ में। अब भी हल हो जाएगा। देखिए बच्चों, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप प्रश्न को हल करते हैं ना, तो पूरा विधि से कीजिएगा, है ना। स्टेप लिखने में कोई भी लापरवाही मत कीजिएगा, क्योंकि स्टेप लिखने से ही हमें पूरे अंक प्राप्त होते हैं गणित में। अब लिखा है 1,10,592। तो अभी इसे हल करते हैं। 1,10,592। अब देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसे हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ मिटा देता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि संख्या बड़ी है, तो शायद थोड़ा ज़्यादा स्पेस हमें चाहिए रहेगा बच्चों। फिर भी लिखता हूँ मैं सबसे पहले 1,10,592। जैसा कि आप जानते हैं इकाई का अंक 2 है, तो 2 से इसे भाग देंगे क्योंकि समांक है 2। तो 2 × 5 = 10, फिर 2 × 5 = 10, फिर 2 × 2 = 4, फिर 1 बचेगा, 2 × 9 = 18, फिर 1 बचेगा, 2 × 6 = 12। फिर 2 से देखते हैं, 2 × 2 = 4, फिर 1 बचेगा, 15 हो जाएगा, 2 × 7 = 14, फिर 1 बचेगा, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 2 × 8 = 16। फिर 2 से जाएगा तो 13 × 2 = 26 होता है, 1 बच जाएगा, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, इस तरह से हो जाएगा। फिर 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, और 12 बार में 24 आ जाएगा 2 के पहाड़े में। फिर 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 0, 2 × 6 = 12, इस तरह से आएगा। नहीं, 2 64 है ना ये, हाँ, 1 3 8 2 4 था ये। ठीक है, तो 2 9 18 होता है, 2 × 6 = 12 के बाद में 9 आएगा यहाँ पे। 1 मिनट बच्चों, 2 9 18, फिर 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। अब इसे हल करेंगे तो 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12। फिर इसे भाग देंगे 2 से, 17 × 2 = 34, 2 × 2 = 4, और 2 × 8 = 16। फिर 2 से देंगे, 2 × 8 = 16, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8,
फिर 2 से देंगे, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे 216, फिर 2 से देंगे 108, फिर 2 से देंगे 54, फिर 2 से देंगे 27, अब 3 से, इस तरह से, है ना। तो देखते हैं कितने जोड़े बने। 1 2 3 4 5, है ना। ठीक है, तो देखिए इसे किस तरह से हल कर सकते हैं। नीचे कर देता हूँ, जगह नहीं है इसलिए 5 जोड़े लिखने पड़ेंगे चूँकि, है ना। तो अब देखिए कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे इसे। एक हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 4 हो गया, गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 हो गया, इस तरह से। तो अब हमें बाहर निकालना है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, है ना। हल करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 तिया 6, यानी 8 गुणा 6 हो जाएगा ये, जिसको आप लिख सकते हैं 48। तो ये जो है हमारे 7वें वाले प्रश्न का, पहले का जो 7वां था उसका हल हो गया इस तरह से, बड़ी सरलता के साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे 8वें प्रश्न की, जो दिया है 46,656। तो चलिए इसको हल करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं इसे यहाँ पे मिटा देता हूँ आपके सामने। प्रश्न कौन सा है हमारा? 8वां, है ना। तो 8वां प्रश्न है 46,656। तो इसे भी हमें इसी तरह से हल करना है बच्चों। 46,656 को, तो इसका भी सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल करने का प्रयास करते हैं। कैसे होगा देखिए, तो ये कुछ इस प्रकार से होगा कि 46,656, इकाई का अंक इसका भी 6 है, तो पहले 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 इछंग 12, 2 इछंग 12, 2 चौको 8, फिर 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, फिर एक बार और 2 से, फिर एक बार और 2 से चला जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक जो है वो 8 है बच्चों। तो 2 सते 14, 2 दूनी 4 और 2 नम 18। अब ये जो संख्या है 729, ये 3 से जाएगी, है ना। हम जानते हैं क्योंकि 7 और 2 9, 9 9 18, 18 3 से विभाजित हो जाता है। 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 तिया 9, इस तरह से ये हो गया 243। और इसके बाद में अब हम 243 को भी जो है आगे 3 से ही भाग देंगे। 3 8 24, 3 एकम 3 81, फिर 27 बार में चला जाएगा, फिर 3 आएगा 9 बार में, फिर 3 3 3 1, इस तरह से ये हो जाएगा बच्चों। तो अगर जोड़े की हम बात करें कि कितने जोड़े जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, तो आप देखेंगे कि 3 के भी 2 और 2 के भी 2, है ना। इस तरह से ये हमें देखने को यहाँ पे मिले हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इस तरह से। तो फिर इसका जो हल है वो बाहर आएगा बच्चों
इस तरह से 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 चौक 36। तो ये जो है बच्चों हमारा हल हो गया 36 यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे 9वें प्रश्न की, जो है कितना लिखा हुआ है 1,75,616। तो चलिए इसको हल करते हैं 9वें प्रश्न को। यहीं पर आप देख रहे हैं कि बड़ी सरलता से जो है ये सारे प्रश्न हल हो जा रहे हैं। इनको करने में हमें कोई भी कठिनाई नहीं हो रही किसी भी तरह की, है ना। बहुत आसान है ये। तो लिखते हैं 9वां प्रश्न 1,75,616। तो इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे। वही अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे 1,75,616 के लिए भी। और अब देखिए इसे किस तरह से हल करेंगे हम। सबसे पहले तो ये 2 से ही भाग जाएगा क्योंकि इकाई का अंक सम अंक है 6 है। तो ये हो जाएगा 2 8 16, फिर 2 7 14, फिर 2 8 16, 1 में तो जाता नहीं तो शून्य आ जाएगा, और 2 8 16 इस तरह से। फिर 2 से भाग चला जाएगा, आप दीजिएगा, ये जाएगा 43,904 बार में। फिर इसको भी 2 से दीजिएगा, ये जाएगा 21,952 बार में। फिर और दीजिएगा तो ये चला जाएगा 10,976 बार में। और फिर 2 से भाग देंगे तो चला जाएगा 5,488 बार में। फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 27,144 बार में जाना चाहिए, जाएगा। फिर 1,372 बार में। ठीक है बच्चों, फिर आप इसे 2 से भाग देकर देखिएगा, ये 686 बार में चला जाएगा। फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 3 3 4 3 आएगा। फिर बच्चों अब आप जानते हैं कि यहाँ पे अब 2 से भाग नहीं जा सकता, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से तो वैसे नहीं जाएगा, 7 से 7 तिया 21, 7 चौक 28, 9। ठीक है, 7 से चला जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 7 चौक 28, 7 9 63, 7 ही 49, और 7 एकम 7। तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, और एक जोड़ा ये, यानी 2 2 2 और 7 इस तरह से। तो आप यहाँ पे इसे इस तरह से हल कर दीजिएगा बच्चों। 2 के पहले 3 जोड़े आपको बनाने पड़ेंगे, फिर 7 का 1, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। तो आप जानते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 और 7 होता है कितना 56। तो ये हमारा 9वां वाला प्रश्न यहाँ पर हल हो गया बच्चों। अब हम आते हैं 10वें प्रश्न पर। 10वां प्रश्न जो कि हमारे सामने दिया हुआ है, लिखा है 91,125। तो इसको हल करके देखते हैं हम कैसे हल करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्टेप जो है वो आप पूरी लिखिएगा, है ना। स्टेप लिखना बहुत ज़रूरी होता है, पूरी सही तरीके से। 10वां प्रश्न 91,125। अब देखिए इसे कैसे हल करना है। यहाँ पे हम लिखते हैं 91,125। तो 91,125 है। अब इसे देखिए किस तरह से हल करेंगे हम। सबसे पहले तो 3 से चला जाएगा, है ना। तो ये होगा 3 तिया 9, 0 3 तिया 9 5। फिर ये भी 3 से चला जाएगा 10,125 बार में। ये भी 3 से चला जाएगा, ये भी 3 से चला जाएगा, फिर ये भी 3 से चला जाएगा, फिर ये भी 3 से चला जाएगा, फिर ये 55, फिर ऐसा,
है ना। तो 1 2 3 ये हो गया बच्चों। तो अब देखिए किस तरह से इसे हल करना है हमें। यहाँ पे आपको बस सरल भाषा में यहाँ पे यही लिखना है 91,125, और ये यहाँ पे आपको मिल गया बच्चों यहाँ पे 3 वाला। तो 3 × 3 × 3, फिर 3 × 3 × 3, और फिर गुणा 5 × 5 × 5। तो ये हो जाएगा कितना, 3 × 3 × 5, और ये हो जाएगा 5 45। इस तरह से ये हल हो जाएगा बच्चों अपना, है ना, 45। देखिए आप कितनी सरलता से काम हो गया है ये पूरा का पूरा। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे बढ़ने के साथ में अब हम देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। ठीक है, दूसरा प्रश्न मेरे ख्याल से आखिरी प्रश्न है इस प्रश्नावली का। तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो है हमें इसे हल करना चाहिए, है ना। सबसे पहला प्रश्न हमें जो यहाँ पे दिया हुआ है दूसरे में, सत्य सत्य हमें बताना है। पहला प्रश्न है, किसी भी विषम संख्या का घन जो है वो सम होता है। कोई भी विषम संख्या अगर आप लेंगे तो उसका जो घन आएगा वो हमेशा सम ही होगा, ऐसा हमसे यहाँ पे कहा गया है। अब हमें ये बताना है कि ये सत्य है या ये असत्य। तो एक काम करते हैं, एक विषम संख्या लेके देख लेते हैं और हम उसका घन निकाल के देख लेते हैं। हमें पता चल जाएगा कि उसका जो घन है वो सम है या विषम है। ठीक है, तो जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे लिख के देखता हूँ, 1 है ना, एक विषम संख्या है और इसका घन अगर करेंगे तो 1 × 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये तो विषम आ गया, सम तो आया नहीं। इसका अर्थ है कि असत्य है। तो अब देखिए कैसे लिखना है आपको। आप इस तरह से लिखिएगा कि इस तरह से लिख सकते हैं आप कॉपी में, असत्य, और उसका कारण भी यहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि क्या कहेंगे आप कि 1 जो है उसका जो घन है वो 1 होता है, और 3 की अगर आप बात करें तो इसका भी घन 27 होता है ना। तो ये भी एक विषम संख्या है। तो इस तरह से जो घन है वो क्या आ रहे हैं, पूरे के पूरे विषम है। तो ये आपका पहला जो जवाब है वो हो गया असत्य। दूसरे वाले पर आते हैं। लिखा है दूसरा प्रश्न, क्या एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। अब थोड़ा बात को समझिएगा, कोई भी जो पूर्ण घन है ना, वो कभी भी 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो घन है तो उसको 3 शून्य लगेंगे। कभी भी 2 शून्य में कैसे समाप्त होगा? घन है ना वो, तो 3 शून्य तो लगना ही है उसको। तो यहाँ पे आप इसके जवाब में सत्य लिख दीजिएगा और जवाब में वही कारण डाल दीजिएगा, जैसे 10 का दे दीजिएगा। 10 का जब आप घन निकालेंगे तो 1000 आएगा। 20 का जब आप घन निकालेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8000 आएगा, है ना। तो इस तरह से आप लिख देना कि 3 शून्यों पर समाप्त होते हैं। समाप्त होते हैं इस तरह से। तो ये आपका दूसरा वाला जो है बच्चों क्या हो गया? सत्य हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले वाले की ओर, देखते हैं अगला वाला जो है वो क्या दिया हुआ है। वो दिया हुआ है, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए बच्चों, जैसा यहाँ पे लिखा है एक संख्या का वर्ग जो है वो 5 पे समाप्त हो रहा है। जैसे 5 का वर्ग कितना हो जाता है? 25 हो जाता है। तो 5 का वर्ग 25 आ गया, तो अब 25 में 5 है ही, तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। अब घन भी 25 पर समाप्त होगा, तो मतलब ये है कि 5 का घन निकालेंगे तो 125 आ गया। चलिए ठीक है, यहाँ पे तो ठीक हो गया ये बात, है ना। लेकिन अगर आप बात करेंगे 15 की, 5 के बाद 15 आता है, उसमें भी कई अंक 5 है, तो 15 का वर्ग हो जाता है 225, लेकिन उसका घन हो जाता है 3375। तो वो तो वहाँ तो 25 नहीं आया, 75 आ गया। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये जो है ये असत्य है। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से इसको आपको लिखना है, आप समझ भी जाएंगे कारण क्या है। ये कह रहे हैं कि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त। सबसे पहले तो जवाब लिख देता हूँ असत्य। अब देखिए कैसे,
जैसे 5 का वर्ग हमने निकाला बच्चों, कितना आ गया? 25 आ गया। तो इनके मुताबिक 5 का जो घन है उसमें भी एक 25 आना चाहिए, जो कि बिल्कुल आ गया। ठीक है, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप 15 का वर्ग निकालते हैं तो 225 होता है। ठीक है, अब इसकी इकाई के अंक में तो 5 है वर्ग में, तो घन में कितना होना चाहिए? तो जब आप 15 का घन निकालेंगे तो भी 25 आना चाहिए। बिल्कुल नहीं आएगा। 15 का जो घन होता है ना, वो होता है 3375। निकाल के देखिएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि ये 25 पर समाप्त नहीं होता, इसलिए ये असत्य है। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा तीसरा वाला। अब चौथे वाले पे आते हैं। चौथा प्रश्न क्या दिया है देखते हैं। चौथा प्रश्न हमारे सामने आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर क्या हो जाता है बच्चों? समाप्त होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसको हल करके क्या इसका मतलब है। बताइए, कोई भी ऐसा पूर्ण घन बताइए जो 8 पर समाप्त होता है। आप जानते हैं बच्चों, मुझे बताइएगा। जैसे कि अगर हम बात करें 12 की, है ना, तो 12 जो है उसको आप हल करिए। कितना आएगा 12 का घन? 12 में 12 का गुणा करेंगे तो 144, उसमें 12 का गुणा करेंगे तो 1728। ये तो 8 पर समाप्त हो रहा है। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि 12 जो है वो अपने आप में एक पूर्ण घन है ना। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो अब हम इसे इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या? चौथा वाला देखिए, मैं बताता हूँ आपको। इसका जवाब आप यहाँ पे लिख दीजिएगा असत्य, है ना। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा कारण 12। 28 आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे आप कि ये जो है 8 पर समाप्त होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी सरलता से हल हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं गई इसको हल करने में। अब 5वें पे आते हैं हम। 5 वाला लिखा है 2 अंकों की, 1 मिनट, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या से हो सकता है। ठीक है, अब देखो, अगर कोई 2 अंकों की संख्या है तो उसका जब हम घन निकालेंगे तो वो 3 अंकों की संख्या होगी। कोई भी 2 अंकों की संख्या, तो सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या लेते हैं बच्चों हम, है ना। सबसे छोटी देखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या जैसे मान के चलो कि आपने ले ली 10, और अगर आप इसका घन निकालते हैं तो 1000 आएगा। देख रहे हैं आप, 4 अंक की संख्या आ गई। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया ना कि ये भी बिल्कुल गलत लिखा है। 2 अंकों की संख्या है 10, लेकिन उसका भी अगर हमने घन निकाला, सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की, तो भी 4 अंक आए। यानी 2 अंकों की संख्या का घन कभी भी 3 अंक की संख्या नहीं हो सकती बच्चों। तो ये जो 5वां वाला है ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख भी दीजिएगा कारण कि ये 4 अंकों वाली संख्या है जो हमें प्राप्त हुई। ठीक है बच्चों, इसके बाद में 6वें पर आते हैं हम। 6वें पर आते हैं। 6वां वाला जो प्रश्न है वो है 2 अंकों की संख्या के घन में, कोई भी 2 अंक की संख्या ले लिया आपने, उसके घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। यानी 7 अंक भी हो सकते हैं। अब देखिए, 2 अंकों की संख्या में 7 अंक अगर बताना हो हमें, तो हमें 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या लेनी चाहिए बच्चों, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या लेंगे और उसमें अगर 7 या उससे अधिक अंक आ गए तो ये बात सही हो ही जाएगी, है ना। तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है बच्चों? 99 है, तो 99 ले लेते हैं। 99 का घन अब आप निकाल के देखिएगा। 99 का जो घन है बच्चों वो आता है 970,299। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 ही अंक हैं। 9,70,299 6 अंक है ना, 7 अंक नहीं है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये 6 अंकों वाली संख्या प्राप्त हुई हमें। सबसे बड़ी संख्या जब 2 अंक की हमने लिखी और उसका घन निकाला बच्चों, तो हमें 6 अंक की संख्या प्राप्त हुई उत्तर में, जिसका तात्पर्य है कि ये जो प्रश्न है ये आपका क्या हो जाता है? यहाँ पर असत्य हो जाता है। अब आते हैं अंतिम प्रश्न पर। इस प्रश्नावली के जो है दूसरे का 7वां, इसमें लिखा है कि 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। ये बिल्कुल सही बात है बच्चों, क्योंकि अभी हमने ऊपर जो है मैंने आपको बताया था ना, 1
एक का जो घन है वो एक ही होता है ना, ऐसे ही 2 का भी जो घन है वो एक अंक की संख्या है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा इसको सत्य, और जवाब में आप दोनों कारण डाल सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 का घन 1 होता है और 2 का घन भी 8 होता है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए ये एक अंक वाली संख्या है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, प्रश्न में लिखा है हो सकती है, ऐसा नहीं लिखा कि हमेशा होती है, क्योंकि 3 एक अंक की संख्या है, लेकिन 3 का घन आप निकालेंगे तो 3 3 9, 9 3 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक अंक की सिर्फ ये 2 ही संख्याओं को हम लिखेंगे जिनका जो घन है वो एक अंक की संख्या में हमें प्राप्त होता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्नावली बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, पूरी तरह से समझ में आई होगी। आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को जो है शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा अपने दोस्तों, साथियों, मित्रों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ में बच्चों, नए वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।